हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। और ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन-सा भारतीय राज्य के पंथ निरपेक्ष चरित्र को प्रदर्शित करता है? और आपके सामने ऑप्शन है, 4 कथन है, उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो जो उद्देशिका जो है, इसमें 1976 में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसको जोड़ा गया था। जो आपका 42वें संविधान संशोधन हुआ था, इसमें पहली बार इसको पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें ये पहले से ही विद्यमान था। और इसमें इसमें राज्य नीति निर्देशित तत्वों से भी इसका पद निरपेक्ष शब्द का जो चरित्र है उसका भी इसमें आभास होता है। और तो पहला दूसरा कथन तो ठीक है। तीसरा कथन आपका मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य आपके व्यक्तिगत क्षमता के लिए होते हैं, ना कि इससे कोई पंथ निरपेक्ष चरित्र को कोई का ऐसा कोई आभास होता है। तो मूल कर्तव्य इसमें गलत है। चौथा कथन आपका मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार में भी जो भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र का आभास होता है, क्योंकि जो अनुच्छेद 44 है वो कहता है कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, है ना। तो ये क्या आपको पंथ निरपेक्ष राज्य चरित्र को प्रदर्शित करता है। और जैसे ही मूल अधिकार, जैसे अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। और फिर जैसे अनुच्छेद 16 है, ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय के अवसर पर सबको समानता दी जाएगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ना। अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म को मानने के लिए आप आज़ाद हो, है ना, कहीं भी उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। तो ये सब आपके जो पंथ निरपेक्ष चरित्र है उसको प्रदर्शित करता है। तो इस हिसाब से आपका ए आंसर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मूल कर्तव्य क्या है, व्यक्तिगत तौर पर इसको दिए जाते हैं, ना कि ये पंथ निरपेक्ष चरित्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस वजह से आपका ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि जो मानववादी का पद भारत के संविधान द्वारा सृजित किया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो मानववादी है इसका संविधान के तहत इसका ये पद सृजित किया गया था। और अनुच्छेद जो 76 है उसमें आपके जो मानववादी है इसका उल्लेख मिलता है। तो पहला कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है जो मानववादी है कि निजी विधिक अभ्यास को निषिद्ध किया गया है। एक दूसरा कथन कह रहा है कि जो मानववादी होता है वो जो पर्सनल आधार पर वो जो कानूनी कार्रवाई या कोई अभ्यास करना होता है उसको वो नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो नहीं कर सकता। निजी विधिक अभ्यास को वर्जित नहीं किया गया, वो कर सकता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा कथन भी आपका गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है मानववादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये कथन भी ठीक है। जो आपका मानववादी होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो अगर इसमें से दूसरा कथन अगर निकाल दिया जाए तो अब पहला और तीसरा कथन सत्य है, तो सी आपका सही आंसर हो जाता है। और जो इसको हटाने की जो प्रक्रिया है और जो इसका जो कार्यकाल है इसमें संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और अक्सर ऐसा माना जाता है जब केंद्र सरकार त्याग पत्र देती है तो मानववादी भी अपने पद से त्याग पत्र दे देता है ना। और क्योंकि ये त्याग पत्र इसलिए देता है क्योंकि इसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर ही की जाती है। तो इस वजह से आपका क्या है, सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इसमें जो 3 कथन दिए गए इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और ये एक संवैधानिक निकाय है, ना कि गैर संवैधानिक निकाय, है ना। तो इस वजह से कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला कथन क्या है, गलत है, ये गैर संवैधानिक नहीं बल्कि संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन कह रहा है केवल कोई महिला ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हो सकती है। तो दूसरा कथन भी गलत है। ऐसा कोई अनिवार्य या कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि महिला ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनेगी। जरूरी नहीं है कि नाम राष्ट्रीय महिला आयोग रखा गया है तो इसकी अध्यक्ष भी महिलाएं होगी, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हालांकि जितनी भी अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी है वो सब महिलाएं बनी है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि महिलाएं आगे भी महिलाएं बनेगी, है ना। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है यह महिलाओं के एक वृद्ध निकाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित अभियोगों को वित्त पोषित कर सकता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है कि वो महिलाओं को की आर्थिक तौर पर भी इसको वित्त पोषित कर सकती है। तो तीसरा कथन सही हो जाता है। तो अगर दूसरा कथन को अगर निकाल दिया है, पहला और दूसरा कथन गलत है तो तीसरा कथन सही है, तो बी आपका सही आंसर है ना। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है ना।
और जो ये अध्यक्ष, सदस्य और सचिव होते हैं, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और जो इस राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी, कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी, तो जो जयंती पटनायक थी, वो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। और वर्तमान में आपकी जो रेखा शर्मा है, वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है ना। तो ये सब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बी आपका इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों से संबंध विभिन्न प्रावधानों में प्रयुक्त राज्य की परिभाषा निम्नलिखित में से किन्हें सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो मूल अधिकार है उससे संबंधित जो राज्य की जो परिभाषा दी जाती है, तो इसमें किन किन को इसमें शामिल किया जाता है। जो आपके सामने 3 कथन दिए गए। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विद्युत बोर्ड, जिला योजना बोर्ड। तो जो सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक होते हैं, विद्युत बोर्ड होता है, जिला योजना बोर्ड है, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, डी आपका सही आंसर हो जाता है। और जो राज्य की जो परिभाषा है, ये आपके जो अनुच्छेद 12 है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है और इसमें इसको परिभाषित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 12 में है। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एम.एन. राय। तो जो साम्यवादी आंदोलन के जो प्रेरणा थे एम.एन. राय, 1934 में सबसे पहले जो संविधान सभा की प्रस्तावना को इसने मांग की थी, है ना। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एम.एन. राय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, है ना। और जो कांग्रेस ने जो संविधान सभा की जो मांग की थी, ये 1935 में की थी और 1940 में अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकृति दी गई थी। और जो जवाहरलाल नेहरू है, इसने उद्देशीय प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। और जो संविधान सभा बनी थी, ये आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो ये सभी आप याद रखने की कोशिश करना। तो डी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।